Hello students, welcome to Biomentor's classes online. Today we are going to discuss numericals from the chapter magnetism and matter. So start करते हैं with the very first question जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर. क्या कह रहा है? A bar magnet has a pole strength of 4 ampere meter and magnetic length 8 centimeter. Find the magnetic field at a point on an axis at a distance of 6 centimeter from the center towards the north pole and a point on the perpendicular bisector at a distance of 3 centimeter from the center. तो हमारे पास में ये मैग्नेट हो गई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ठीक है, इसका पोल स्ट्रेंथ दे रखा है. पोल स्ट्रेंथ दे रखा है मतलब स्मॉल एम दे रखा है 4 एम्पियर मीटर और मैग्नेटिक लेंथ 12 दे रखी है 8 सेंटीमीटर. यस, तो यहां से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं और वो कितना आएगा? 4 8 जा 32 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये मैंने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के रख लिया है. अब सवाल में क्या बोला गया है कि आपको निकालना है ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. यहां से 6 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है, एक तो यहां निकालना है, मैं इसे B1 नाम दे देता हूं, और दूसरा यहां से इधर में निकालना है और ये वाली दूरी है 3 सेंटीमीटर, तो ये B2 नाम दे देता हूं. तो एक बात बताओ, यहां पर जो इस मैग्नेट की जो लेंथ है ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर. तो अब आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक लेंथ है और ये जो दूरी है ये क्या है? कंपेरेबल है. कैसे हैं? कंपेरेबल हैं. तो उस केस में आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा जरा बताना. तो मैंने मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में यदि मैं बात करता हूं तो B1 बराबर आएगा μ0 अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला यहां पर आपको लगाना पड़ेगा. या फिर दूसरा तरीका भी है. दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका क्या है भाई कि आप B निकालो नॉर्थ पोल की वजह से μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर. यस और नो? सॉरी, r माइनस l का होल स्क्वायर. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह निकालना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर. तो ये यहां पर r माइनस l मतलब ये वाली दूरी कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर. तो 6 में से 4 गए, तो इस हिसाब से निकाल के फिर आपको वेक्टर फॉर्म में करना है. लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इन फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखें. यदि l छोटा होता तो ये आंसर कितना आता? 2m अपॉन r क्यूब आता. ये आपको याद है एक्सिस पर. चलो, सो भैया जी B1 बराबर आएगा 4 पाई गुणा 10 की घात -7 अपॉन 4 पाई 2 और m है आपका 32 इंटू 10 टू द पावर -2. स्मॉल r डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा? सेंटर से 6 सेंटीमीटर. तो आपने रख दिया 6 और सेंटीमीटर अपॉन, अब देखो यहां पर एक बात समझो, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, तो ये आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर. सो ओवरऑल देखो यहां पर कितना आएगा? 10 की पावर कितनी आएगी? 2 2 4 और 4 8 -8 आएगी. इसको ध्यान रखें बस. चलो, तो B1 बराबर कितना आएगा? सॉल्व करेंगे. देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसल है ना, और यहां पर यदि देखोगे तो -8 कैंसल करोगे तो -7, तो नीचे -1 बच रहा है. और यहां देखेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 32 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 36 में से गए 24, कितना बचेगा? 12. सही है क्या? 6 6 36, 4 4 16, सॉरी 36 माइनस 16, ये बचेगा 20 इंटू 10 टू द पावर -1. कैंसलेशन करेंगे 0 0 2 से 2. सो B1 बराबर आएगा 6 दूना 12 की 2 हासिल 1 6 18 और 1 19 192 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला. ये यहां पर इसका आंसर आएगा.
आर यू गेटिंग दिस और नॉट? 192 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला यदि याद है तो आपको इस सवाल में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है तो भैया ये सवाल आप कितना भी कोशिश कर लो, यहां पे गलती करने की संभावना क्या रहती है कि आप में से बहुत से लोगों को एक्सेस वाला फॉर्मूला ये वाला याद रहता है। कौन सा? μ0/4π 2m/r³। यस और नो? लेकिन ये याद रखना, ये कब होता है? मैग्नेट छोटी हो। लेकिन यहां पर मैग्नेट की जो लेंथ है ये क्या है? कंपेरेबल है, और चूंकि लेंथ कंपेरेबल है तो यहां पर ऐसे काम नहीं चलेगा। अगला क्या है? अगला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, जिसे मैंने B2 माना है, तो B2 का फॉर्मूला क्या आएगा? μ0/4π m/r² प्लस l² द होल पावर 3/2। यस और नो? क्या ये वाला डेटा सही है या कोई दिक्कत वाली बात है? यहां पर देख लो भाई। चलो सॉल्व करते हैं। तो B2 बराबर ये आएगा 4π इंटू 10⁻⁻⁷/4π। m कितना निकाला है? 32 इंटू 10⁻² अपॉन r²। r है दूरी, तो यहां आएगा 3 का स्क्वायर प्लस l कितना है? 4 का स्क्वायर होल पावर 3/2 आएगा। सो यहां पर B2 बराबर देखेंगे तो देखो क्या होगा, यहां पर 4π कैंसल, 10⁻⁻7 इंटू 32 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन, यहां देखो यहां बचेगा 5 का स्क्वायर की होल पावर 3/2, मतलब यहां बचने वाला है 10⁻⁻6। ये कैसे पता लग गया मेरे को बताओ? 2 से 2 कैंसल, 5 की पावर 3 है, तो मतलब 10⁻⁻2 की पावर 3 बचेगी। सो इस बेसिस पर मुझे इसका आइडिया लगेगा। तो यहां पे यदि मैं काटूंगा तो ये कटेगा, ये -1 बचेगा, और B2 बराबर देखो कितना आएगा? 32 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये मेरे पास में यहां पर आंसर आएगा। चलो एक बार दोनों आंसर्स को मैच कर लो फटाफट से, क्या मैंने सही निकाले हैं या कोई गलती है? जस्ट चेक इट आउट। दोनों फॉर्मूले को एक बार देख लो। ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का μ0 अपॉन, वैसे आप लोगों को कौन सा याद होता है बेटा? क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर वाला इसे कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखते हो, μ0/4π m/r³। याद है या नहीं है? ये आप लोग याद रखते हो, लेकिन मैंने बार बार बोला इसको याद रखें। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैग्नेट की लेंथ, इफेक्टिव लेंथ यहां पर उन लोगों ने दे रखी हो, तो उस केस में गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पर r² माइनस l² का होल स्क्वायर आएगा। तो इसको ध्यान रखें कि भैया यहां पे आराम से सॉल्व करें, जल्दबाजी ना करें। कोई यहां पर गलती यदि आपको दिख रही है तो मुझे बता दो, कोई गलती दिख रही है? बिल्कुल गलती है यहां पर एक, जो आपने नहीं पकड़ी है वो मैं बता देता हूं। क्या? देखो 6 36 में से 16 गए, कितने बचे? 20। तो 20 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर एक 20 और कम है, जिसके बारे में आपने ध्यान नहीं दिया, तो इसके कारण यहां आंसर क्या आएगा बताओ? तो 4 8 32, 4 पंजे 20, 8 48/5, 48 डिवाइडेड बाई 5। तो बोलो कितना आ जाएगा? पनम 45, 9.6 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, समझ में आया? हो गई गलती? गया ध्यान किसी का? अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से कितने लोगों ने ये गलती खुद से निकाल ली थी? कई लोग सोचेंगे सर आपको पता था तो फिर आपने क्यों नहीं बताई। भाई जाहिर सी बात है, फिर आप लोग क्या कर रहे हो? मैं आपको वही तो चेता रहा हूं, सचेत कर रहा हूं कि ध्यान दें पूरी तरह से कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला कौन सा याद रखना पसंद करोगे बताओ? पहले ही सवाल में हो गया कि नहीं हो गया कि ये फॉर्मूला हर बार काम आएगा? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपका हमेशा सही लगेगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले से इसे डिराइव किया गया है, जहां पर एल को नेग्लेक्ट माना गया है, मैग्नेट को छोटा माना गया है, या लेंथ को नगण्य मान के किया गया है, तब ये बनता है। मैंने आपको ये सारी चीजें यहां पर बताई हुई हैं। ओके, अगला सवाल देखो।
फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट √5 एम्पियर मीटर स्क्वायर at a point 2 meter away from it in a direction making an angle of 45 degree with the pole axis. क्या आएगा भाई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा. याद है कुछ ऐसा फॉर्मूला थीटा वाला? ओके, यदि ये याद है तो बी बराबर बता दो. ये आएगा, देखो इसको अब सीधा लिख देता हूं, 10 to the power -7. एम दिया गया है √5, डिस्टेंस दे रखी है 2, अंडर रूट 1 + 3 और कॉस थीटा, कॉस 45 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1/2. क्लियर? चलो, सो बी बराबर आएगा 10 to the power -7 √5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू, देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 1 3 5, तो ये आएगा √5 अपॉन √2. सॉल्व इट एंड यू विल गेट बी बराबर कितना आएगा? √5 5 हो जाएगा, तो 5/8 √2 इंटू 10 to the power -7 टेस्ला. दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बशर्ते ये फॉर्मूला आपको याद है तो ही आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. ठीक है, हो गया? कुछ और तो नहीं है ना? अच्छा, मैग्नेटिक पोटेंशियल भी चाहिए, तो बताओ मैग्नेटिक पोटेंशियल कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक पोटेंशियल की जब मैं बात करूंगा तो यही आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. फॉर्मूला याद तो सवाल सॉल्व, फॉर्मूला याद तो सवाल सॉल्व. बैठ के फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला शीट को देखना है अच्छे से, नहीं देखोगे तो काम नहीं बनेगा. चलो बताओ कितना आएगा? Vm बराबर ये आएगा 10 to the power -7, m दिया है √5, कॉस थीटा मतलब 1/√2, डिस्टेंस है 3 थी कि 2 थी? 2 का स्क्वायर. सो बताओ Vm बराबर आएगा कितना आ जाएगा? तो ये आएगा √5 अपॉन 4√2 इंटू 10 to the power -7. ये यहां पर आ रहा है. ठीक है, यस और नो? कोई दिक्कत? फॉर्मूला याद, सवाल सॉल्व. फॉर्मूला याद नहीं है, सवाल सॉल्व नहीं होगा. और भी कुछ पूछा है क्या? डायरेक्शन भी पूछी है क्या? डायरेक्शन पूछी नहीं है, लेकिन आपको रिजल्ट याद होगा, tan अल्फा बराबर tan θ/2, अल्फा बराबर tan इनवर्स tan θ/2. थीटा 45 है तो अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स 1/2. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होती है, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है. ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए बेटा, है ना? नहीं तो सब गड़बड़ी हो जाएगी और फिर आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, हम इसको कैसे टैकल करें, ये तो समझ में नहीं आया. ऐसा कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए. ये क्या लिखा है? एज शोन इन द फिगर, टू शॉर्ट मैग्नेट्स ए एंड बी ऑफ डाइपोल मोमेंट्स m and 2m respectively placed at separation 2r with their axis perpendicular to each other, find a magnetic field at a point P midway between the dipoles as shown in the figure. का फिगर कहां है? अच्छा ठीक है, मैं फिगर लेके आता हूं, एक सेकेंड रुको. सो यहां पर मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं. अगले पेज पे करता हूं यार. देखो ये एक बार मैग्नेट दे रखी है, नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m. यहां पर एक पॉइंट दिया गया है P. दूसरी बार मैग्नेट यहां बना के दे रखी है, ये नॉर्थ पोल दिया गया है, ये साउथ पोल दिया गया है. इसका मैग्नेटिक मोमेंट के लिए लिखा गया है 2m है. ये इस मैग्नेट का सेंटर है, ये इस मैग्नेट का सेंटर है. यहां से ये वाली दूरी है r
और यहां से इस वाले मैग्नेट की दूरी है 2r। ये डायग्राम दिया गया है, पॉइंट P यहां पर बनाया गया है, पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालना है। ये आपके पास में सवाल है। चलो सवाल बताओ कैसे करेंगे। तो मैं मान लेता हूं इस मैग्नेट को नंबर 1 और इस मैग्नेट को नंबर 2, ठीक है। तो मैग्नेट 1 के लिए पॉइंट P है अलोंग द एक्सिस, इसकी लेंथ नहीं दे रखी है, मतलब ये शॉर्ट मैग्नेट है। तो भैया B1 कितना आएगा, तो B1 जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, और इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ B1, यस और नो। ये बात आपको पता है, ये अलोंग द एक्सिस है इसलिए 2m लिखा गया है। अगला ध्यान से देखिए, ये मैग्नेट नंबर 2 है, तो B2 कितना लिखा जाएगा, तो बेटा जी B2 लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगेन यहां 2m आ रहा है, समझिए यहां ये जो 2m आ रहा है वास्तविकता में फॉर्मूले में m होता है, लेकिन इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2m लिखा है, इसलिए मैंने इसको 2m लिखा है। मैं इसको व्हाइट कलर से 2 लिख देता हूं ताकि आप कलर डिफरेंशिएट कर सके। वैसे हरा और व्हाइट दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन दिख रहा है तो ठीक है। तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा B2 इधर, क्लियर। ये B2 आएगा, डिस्टेंस कितनी है, देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस r ही होगी, तो ये आएगा r क्यूब, ठीक है। ओके, अब एक काम करें क्या, इस वाले डेटा को यदि मैं मान लूं B, तो ये वाला डेटा भी क्या आएगा B। तो मुझे एक बात बताओ, यहां है B, यहां है B, तो नेट कितना आएगा, तो भैया B नेट आएगा आपके पास में √2 टाइम्स B, मतलब √2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, यस। और व्हाट अबाउट द एंगल, तो भैया देखो ये आएगा B नेट और ये वाला एंगल आएगा 45 डिग्री। सर आपको कैसे पता लगा 45? अरे बंधु, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दो वेक्टर जब सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट 45 पे होता है कि नहीं होता, वेक्टर है पूरा। फॉर्मूले के पश्चात रिजल्टेंट निकालना है, ये डायग्राम में ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं कि नहीं दिया गया था, तो मैं इसको जब आपको शीट मिल रही होगी तो उसके अंदर में इस डायग्राम को मैं डलवा दूंगा, तो इसलिए उसके बारे में चिंतित ना हो, ठीक है। अब कई लोग बोलोगे सर आगे भी तो ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा, पता नहीं भाई, देखो हो सकता है कि नहीं डले हो डायग्राम, भूल जाते कई बार, ये डायग्राम कैप्चर नहीं हुआ हो सकता है इसमें ही डायग्राम हो लेकिन वो दिख ही ना रहा हो, क्वाइट पॉसिबल। सो उससे हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लो भाई, ये सवाल में तो डायग्राम दिखा रहा है, लो भाई इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा इधर लेके जा रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। बड़ा करने के पीछे व्हाट इज द रीजन भाई, क्यों बड़ा कर रहा हूं, ताकि मैं इसको यहां पर सॉल्व कर सकूं। अगला सवाल देखो क्या है, टू शॉर्ट मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m1 बराबर 256 एंड m2 बराबर 81m, ठीक है, आर फिक्स्ड ऑन द टेबल एज शोन, फाइंड द मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, टेक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यू बराबर B डैश। मतलब आंसर जो आपको निकालना है वो B डैश के टर्म्स में निकालना है। तो एक बात बताओ, देखो इस वाली मैग्नेट को मैं नंबर दे देता हूं 1 और इस वाली को दे देता हूं 2, ठीक है। यहां ध्यान से देखिए, ये m1 ऐसे जा रहा है तो ये इक्वेटर वाला पॉइंट हो गया, तो m1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आपका B1 बनेगा, यस और नो। तो B1 बराबर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, यस और नो। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख रहा हूं बस मैं, यस और नो, ये m1, ठीक है। अब इसको यदि मैं पुट करता हूं तो B1 बराबर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, m1 की जगह आएगा 256m अपॉन r क्यूब, तो ये डिस्टेंस है 4d, तो आप लिखोगे 4d का होल क्यूब, सही है क्या। अब यहां पर क्या कर सकते हैं बताओ मुझे, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 64 दूना 128 दूना 256, मतलब यहां पे ये बचेगा सब सॉल्व करने के पश्चात B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4m अपॉन डी क्यूब। ये समझ में आया कैसे किया मैंने,
सर यही नहीं समझ में आया, देखो समझाता हूं। 2 दूना 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 है क्या, 512। तो यहां से 2 2 2 2 सब में 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप यहां से यहां जाओगे तो कितना आएगा? 4 टाइम्स। तो इसलिए मैंने इसको 4 लिखा है। 4 चौका 16 चौका 64 से काटा है तो ये 4 आया है। क्लियर? ओके, ये हमारे पास में B1 का आंसर आया। अब किसका चाहिए बेटा? B2 का भी तो निकालना है। चलो B2 की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर देखो आंसर आपको B के फॉर्म में चाहिए। तो म्यू एम अपॉन 4 पाई DQ जो है उसको आपने B डैश माना है, तो इसका मतलब इसको मैं 4B डैश लिख सकता हूं क्या? सोच के देखना। बिल्कुल। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड? इसकी जो डायरेक्शन आएगी B1 की वो किधर आएगी? यदि ये इधर है तो इसकी डायरेक्शन आएगी इधर। तो ये है डायरेक्शन ऑफ B1। क्लियर? अब B2 के लिए बात करो, मैग्नेट नंबर 2 के लिए। चलो, सो मैग्नेट नंबर 2 के लिए जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ? फटाफट जल्दी से करो। तो B2 बराबर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आएगा M2 अपॉन R क्यूब। क्यों ऐसा? अगेन देखो, इक्वेटोरियल पोजीशन, M2 की डायरेक्शन इधर है और ये वाला पॉइंट है, तो ये इक्वेटर का पॉइंट है, एक्सिस का पॉइंट नहीं है। तो आप यहां लिखोगे B2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, M2 कितना है? 81 M है, और डिस्टेंस कितनी थी इस बार? 3D है, तो आप लिखोगे 3D का क्यूब। चलो सॉल्व करते हैं। तो B2 बराबर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 3 तिया 9 तिया 27 बराबर, तो ये कटेगा तो ये आएगा 3M अपॉन D क्यूब। तो बेटा जी B2 बराबर कितना आएगा? 3B डैश। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ B2? B2 की डायरेक्शन बोलो किधर आएगी? तो देखो M2 इधर है तो इसके अपोजिट आएगी, मतलब दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ B2। तो B नेट किधर आएगा? तो भैया B नेट आएगा इधर, B नेट आएगा इधर। तो B नेट जरा यहां पर निकाल के बताना। तो B नेट बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ 3B डैश का स्क्वायर प्लस 4B डैश का स्क्वायर, मतलब B नेट बराबर आएगा 5B डैश। ये तो काम खत्म। एक और सवाल है इसके अंदर में, वो है डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन मुझे बताओ कितनी आएगी? तो देखो ये है, समझिए मैं यहां पर बना रहा हूं ताकि डायरेक्शन को आप समझ पाओ। ये और ये है 4B डैश, ये है 3B डैश, और ये है रिजल्टेंट। तो मैं यहां पर इसको खींच सकता हूं। तो ये वाला एंगल यदि मैं थीटा मान लूं तो बताओ क्या मैं tan थीटा बराबर 4B डैश अपॉन 3B डैश लिख दूं तो थीटा बराबर कितना मिलेगा? 4/3, मतलब 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। यस और नो? तो यहां से 53 डिग्री, ये वाला एंगल, अब आपको व्हाइट कलर नहीं दिख रहा होगा इसके अंदर में, 53 डिग्री। तो जब व्हाइट नहीं दिख रहा है मालूम है तो ब्लैक लिख दो। लो भाई ब्लैक लिख देता हूं, 53 डिग्री। ठीक है? क्लियर? श्योर? सवाल आसान है, बशर्ते आपके मन में उस सवाल को करने की इच्छा जागृत होनी चाहिए भाई। इच्छा जागृत नहीं होगी तो सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। चाहे फिर हम कितने भी सवाल कर लें, कितनी भी आपको प्रैक्टिस करवा लें, कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस में आपका भी रोल यहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसे नकारा नहीं जा सकता है। अगला सवाल देखो क्या है। अ बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट दिस is free to rotate in horizontal plane, a horizontal magnetic field exists in the space। सवाल क्या है? एक बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है उसको हमने कहां रखा है? इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। फिर क्या बोल रहा है? फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड टू डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड। तो देखो भैया ये पहले हॉरिजॉन्टल था मैग्नेटिक फील्ड, यस, यहां से इसी फील्ड में आपने इसको रखा था, किसको? मैग्नेट को रखा था। अब इसको यहां से इधर में आप 60 डिग्री रोटेट करने में वर्क डन आपको बताना है, यही पूछा है। तो बताओ कैसे निकालेंगे?
वर्क डन बराबर आएगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो ये आएगा cos 0 माइनस का cos 60, तो वर्क डन आएगा m कितना दिया है 10 टू द पावर 4, b कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, ये शायद -5 होना चाहिए या 10 टू द पावर -4 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए, नहीं तो बड़ा आ जाएगा 1 माइनस कॉस 60 1/2, तो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो वर्क डन आएगा 10 टू द पावर 9। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं दोनों प्लस हैं। ठीक है, आ गया व्हाट इज द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन नीडल इन दिस पोजीशन। लो भैया टॉर्क का फॉर्मूला लगा दो, टाउ बराबर क्या आएगा एम बी साइन थीटा, तो टॉर्क बराबर 10 टू द पावर 4 2 इंटू 10 टू द पावर 5 और साइन 60, साइन 60 कितना आएगा √3/2, सो टॉर्क बराबर आएगा √3 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर। ठीक है, बड़ा टॉर्क आ रहा है। देखो जाहिर सी बात है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहां पर डेफिनेटली टाइपिस्ट ने कोई मिस्टेक करी होगी, या तो मैग्नेटिक फील्ड -5 होगा या मैग्नेटिक मोमेंट -4 होगा, तो वो अच्छा डेटा लगेगा। सोचो ना, यदि मैं -4 कर दूंगा तो 10 आंसर आ जाएगा, है ना, और यहां पे फिर 10√3 आंसर आ जाएगा, ये आना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब बाकी अब टाइपिस्ट से गलती हुई है या नहीं हुई है, उसको हम यहां पर अभी ज्यादा कंसीडर करने के मूड में नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल देखो क्या है यहां पर, अ शॉर्ट मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद एन एक्सटर्नल फील्ड लिखा है FIELD, field of 4 into 10 to the power -2 Tesla experiences a torque of this, find the magnetic moment of the magnet। अरे सिंपल सवाल है, देखो टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा, यस और नो, क्या दिया है एंगल दिया है फील्ड के साथ में, ध्यान रखना ये एंगल फील्ड के साथ में होना चाहिए, फील्ड के साथ में एंगल 30 है, यस और नो, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। फिर क्या दिया है, फील्ड की वैल्यू दे रखी है और टॉर्क दे रखा है, तो आप कहोगे 0.008 बराबर मैग्नेटिक मोमेंट तो आपको निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है 4 इंटू 10 टू द पावर -2 और साइन 30 मतलब आएगा 1/2। ठीक है, सही है। चलो तो देखो इसको लिखेंगे 8 इंटू 10 टू द पावर -3 बराबर m इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 1/2। अब काटा पीटी कर लू मैं थोड़ी सी, 2 ने मारा इसको 2 बार, 2 से काटोगे ये आएगा 4, -2 से काटोगे ये आएगा -1, तो क्या m बराबर 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा, तो बिल्कुल आएगा भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल पढ़ो, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू अनस्टेबल, अनेबल नहीं अनस्टेबल पोजीशन। मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है 0 डिग्री, और अनस्टेबल कौन सी होती है, अब वैसे देखो अनस्टेबल तो कुछ भी मान सकते हैं, बट मोस्ट अनस्टेबल लिखा होता तो 180 डिग्री हम कहते थे। ठीक है, तो इसमें वर्क डन, तो भैया वर्क डन बराबर एम बी कॉस थीटा 1, मतलब कॉस 0 माइनस कॉस 180, तो बेटा वर्क डन आएगा 2mb। मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर ये मोस्ट अनस्टेबल लिखा है, क्योंकि अनस्टेबल में हम थीटा बराबर 90 डिग्री को भी हम क्या मान के चलते हैं, अनस्टेबल मान के चलते हैं। 30 डिग्री पे था वो भी तो अनस्टेबल ही था, यस और नो। चलो तो ये आएगा वर्क डन बराबर 2 इंटू एम कितना है 0.4 और बी कितना है यहां पर 4 इंटू 10 टू द पावर -2, तो वर्क डन बराबर देखो 4 चौका 16 दूना 32, तो ये आएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -2 और यूनिट क्या आएगी बेटा जी, जूल। आराम से किया जा सकता है। थीटा 1 इनिशियल पोजीशन, इनिशियल मतलब मोस्ट स्टेबल, और हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड में कि भैया इस डायरेक्शन में यदि मैग्नेटिक फील्ड होता है, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है,
और इसमें यदि कोई बार मैग्नेट एम ऐसे रखी है तो यही इसकी मोस्ट स्टेबल कंडीशन होती है। और मोस्ट स्टेबल यदि ये होगी तो इसका मतलब यहां पर आंसर क्या आएगा? सिंपल सी बात है, 0 डिग्री का ही एंगल रहता है और यहां से मोस्ट अनस्टेबल की तरफ जा रहे हैं। सवाल नंबर 3 देखो, द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाई अ सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1000 टर्न्स बट ऑफ द सेम मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। ये क्या सवाल है भाई? इसको कैसे करें? अरे देखो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA। भाई मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? करंट इंटू एरिया, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स देंगे तो N भी मान लेंगे। यस और नो? निया निया। आपको ये याद होगा, टाउ बराबर MB साइन थीटा होता है, टाउ बराबर निब्बा साइन थीटा होता है। अरे याद है या नहीं है? तो इसमें से देख लो भाई। अब मैग्नेटिक मोमेंट तो वही है जो पहले है सवाल के अनुसार, नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है, करंट आपको निकालना है और एरिया आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 इंटू 10⁻⁻⁴। और यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना था? 0.4। सॉल्व करो और आंसर बताओ। देखो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कटेंगी, माइनस आएगा तो इधर में हटेगा, 2 से काटोगे 2, तो आई बराबर आएगा 2 एम्पियर। खत्म। इतना बड़ा सवाल देख के डरे क्या? इतना बड़ा सवाल देख के डरे क्या? एक्चुअली में इसमें 3 सवाल हैं जो बन सकते हैं, वो सारे सवाल यहां पर कवर किए जा रहे हैं। बस इसी चीज को आपको यहां पर क्या रखना है? ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। बड़ा सवाल है तो डरना नहीं है बेटा। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े ही सवाल आसान रहते हैं। अब यहां पर एक सवाल में वो पूछ सकता है, पता है क्या, कि ये बी वाले सवाल को हटा दो। देखो बस इतनी सी एक लाइन को हटा दो और वो यहां पर सवाल नंबर ए से और सी पे डायरेक्टली जा सकता है। मतलब ए तो लिखेगा ही नहीं कि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, इसको भी नहीं लिखेगा, वो सीधा पूछेगा ये वाला सवाल। तो उसके लिए आपको पहले ए निकालना पड़ेगा और फिर ये सी निकालना पड़ेगा। तो सवाल कैसे भी फॉर्म कर सकता है, बस आपको डरना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। जहां जो डर गया समझो मर गया। सो डरोगे तो नहीं ना कि आगे भी डरना है? बिल्कुल डरना नहीं है बेटा। At 45 degree to the magnetic meridian, the apparent dip is 30 degree. Find the true dip. ये तो अपरेंट डिप ट्रू डिप वाला फॉर्मूला है। तो आपने क्या सीखा है? टेन थीटा डैश बराबर टेन थीटा अपॉन कॉस अल्फा। बताओ भाई, तो ये 30 आ जाएगा, अपरेंट डिप टेन 30 बराबर टेन थीटा अपॉन कॉस 45। चलो बताओ कितना आएगा? टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो 1/2 होल डिवाइडेड बाई √3/2, मतलब 1/√3। टेन थीटा आपको निकालना है cos 45। ये कौन सा एंगल होता है? वो प्लेन से एंगल। तो 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, cos 45 कितना आएगा? 1/√2। तो थीटा बराबर आएगा, देखो टेन थीटा बराबर आएगा √2/3। तो थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स √2/3। आ रहा है क्या आंसर सबका? देखो बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला है, बस यहां पे पता होना चाहिए ट्रू डिप है, ये अपरेंट डिप है, और ये क्या है? एंगल ऑफ द प्लेन। जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं वो वाला यहां पर आने वाला है। वैसे मैंने इसको सही तो कर लिया, बस इसको चेक जरूर कर लेना, तो पता लगा मैंने जल्दबाजी में उड़ा दिया हो कुछ गलती। क्योंकि ऐसा कोई आंसर मेरे को याद तो नहीं आ रहा। सही है ना? 1/√3। अरे रे 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 रे, हाँ लो भाई,
बेटा ये वाला आंसर आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ। मैं आजकल जनरली 2 बार कैलकुलेशन चेक करता हूं, कई बार एरर मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। ऐसा क्यों करने लगा हूं? जाहिर सी बात है, क्योंकि देखो मैं सामने जब सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता चल पाता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, लेकिन आप देख पाते हैं, अरे सर ने ये कैसे कर दिया। लो भाई ऐसे होगा, मैंने इसको दोबारा लिख के इसलिए किया क्योंकि इसको यहां लेके गया तो ये 1/√2 ऊपर गया। इस ऐसे बार कई बार ऐसी कैलकुलेशंस में ध्यान रखना, भले एक स्टेप बढ़ जाए लेकिन जल्दबाजी ना करना। A magnetic needle free to rotate in a fixed vertical plane strays in a direction making an angle of 60 degree with the horizontal. If the dip at that place is 45 degree, find the angle of the fixed vertical plane with the meridian. ये सवाल है, बताओ कौन सा सवाल है, क्या निकालना है इसमें? A magnetic needle free to rotate in a fixed vertical plane strays in a direction making an angle of 60 degree with the horizontal. If the dip at that place is 45 degree. Dip तो दिया है वहां पर और ये एक 60 डिग्री का एंगल और बताया गया है। फाइंड द एंगल ऑफ द फिक्स्ड वर्टिकल प्लेन विद द मेरिडियन। ये यहां पर सवाल पूछा गया है, बताओ इसको कैसे यहां पर करने वाले हैं, कौन सा क्या है। तो अब यदि हम बात करें तो हमें तो एक ही चीज पता है, जहां पर 2 एंगल आते हैं हमें तो यही पता है, tan थीटा डैश बराबर tan थीटा अपॉन cos अल्फा। अब सवाल में ये बोल रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ द फिक्स्ड वर्टिकल प्लेन विद मेरिडियन। वर्टिकल प्लेन का एंगल निकाले मतलब डेफिनेटली ये तो अल्फा पूछ रहा है, तो ये दोनों कौन से एंगल हैं? अब यहां पर लिखा इफ द डिप एट दैट प्लेस इज 45 डिग्री और मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन अ फिक्स्ड वर्टिकल प्लेन स्ट्रेज इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे ये आ रही है, तो अब इसमें किसको क्या रखें? तो आप पाएंगे कि भैया देखो हमें तो अल्फा निकालना है, तो cos अल्फा बराबर तो आ जाएगा tan थीटा अपॉन का tan थीटा डैश। अब यहां पर एक ही प्रॉब्लम होने वाली है और वो प्रॉब्लम मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे cos अल्फा बराबर tan 60 अपॉन tan 45, मतलब cos अल्फा बराबर tan 60 कितना आता है √3 अपॉन 1, तो अल्फा बराबर cos इनवर्स √3। कुछ स्टूडेंट का आंसर ये आएगा और कुछ स्टूडेंट का आंसर आएगा cos अल्फा बराबर tan 45 अपॉन tan 60, तो cos अल्फा बराबर आएगा 1/√3। cos tan 60 कितना होता है √3, तो अल्फा बराबर आएगा cos इनवर्स 1/√3। अब बताओ यहां पर क्या है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहां तो देखो, यहां तो लिखा है कि इफ द डिप एट दैट प्लेस इज 45 डिग्री और यहां लिखा है एक मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन अ फिक्स वर्टिकल प्लेन स्ट्रेज इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब ये क्या है और ये क्या है? पर ये भाई देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, मतलब वो भी तो डिप है और ये भी डिप है, तो कौन सा ट्रू है और कौन सा अपरेंट है ये कैसे पता लगेगा? तो अब देखो यहां पर ये वर्टिकल प्लेन लिखा है, तो इस वर्टिकल प्लेन के अंदर में जब मैं नीडल को लेकर के जा रहा हूं तो ये वाला एंगल बन रहा है, मतलब ये जो 60 डिग्री जो यहां पर आ रहा है ये आपका अपरेंट डिप का काम कर रहा है और 45 डिग्री द डिप एट दैट प्लेस, मतलब उन्होंने इसको ट्रू डिप यहां पर दिया है, मतलब ये वाला आंसर सही है और ये वाला आंसर यहां पर गलत है। आर यू गेटिंग डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएट कर पाए दोनों को कि नहीं कर पाए? देखो ये तो समझ में आ गया कि अल्फा निकालना है, फाइंड द एंगल ऑफ द फिक्स्ड वर्टिकल प्लेन विद द मेरिडियन, मतलब ये तो एंगल निकालना, ये तो समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है। अच्छा कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको ये भी नहीं आया हो, क्योंकि मुझे लगा कि ये सबको पता लग गया होगा कि अल्फा निकालना, 2 एंगल दिए, 3 एंगल जब सवाल में 2 एंगल दिए और तीसरे एंगल की बात चल रही है, डेफिनेटली 99.99% यही सवाल है, यही फॉर्मूला है, याद रखना इस चीज को।
चीजें मैं शॉर्ट में करके बता रहा हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसको कहीं किसी दूसरे साइड में लेके चले जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। A dip circle shows an apparent dip of 60 degree at a plane where the true dip is 45 degree. If the circle is rotated through 90 degree, what apparent dip will it show? ये कहीं पढ़ा हुआ ही नहीं लग रहा है, इसमें तो 3 एंगल दिख रहे हैं सर। अब क्या कर रहे हैं? ओ अब ध्यान करो, आपको एक रिजल्ट लगवाया था, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। ये याद आ रहा है क्या? कोई किसी को ये रिजल्ट याद आ रहा है? ड्यूरिंग द लेक्चर मैंने बोला था इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखना, मैं इसको डिराइव नहीं करवाऊंगा, और डिराइव नहीं करवाऊंगा उसके पीछे रीजन क्या था? टाइम कंज्यूमिंग। यहां पर बताओ थीटा क्या होता है? ट्रू डिप। थीटा 1 क्या है? अपरेंट डिप इन वन प्लेन। और थीटा 2 क्या होता है? अपरेंट डिप इन प्लेन परपेंडिकुलर टू फर्स्ट प्लेन। याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसा? अब सवाल की लैंग्वेज पढ़ो। एक डिप सर्कल है, उसका अपरेंट डिप 60 डिग्री और वहां पर ट्रू डिप 45 है, फिर इसको रोटेट किया है 90 डिग्री से। कहानी देखो वैसी आ रही है क्या? मतलब ये फॉर्मूले का सवाल है, तो यहां आएगा कॉट स्क्वायर 45 बराबर कॉट स्क्वायर 60 प्लस कॉट स्क्वायर और थीटा 2। क्लियर? ओ माय गॉड, कॉट 45 1, tan 45 1, मतलब ये भी 1 बराबर कॉट 60 कितना आएगा? tan 60 √3 होता है, इसका उल्टा मतलब 1/√3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1/3 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। तो बेटा ध्यान देखो, कॉट स्क्वायर थीटा 2 बराबर आएगा 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा? 2/3। टेक द रूट, टेक द रूट, टेक द रूट, कॉट थीटा 2 बराबर आएगा √2/3, तो थीटा 2 बराबर आएगा कॉट इनवर्स 2/3। यदि मुझे ऑप्शन बनाने का मौका मिलेगा तो फिर मैं और भी बना सकता हूं। कैसे? मैं बना सकता हूं थीटा 2 बराबर tan इनवर्स √3/2। ये कहां से बना दिया? अरे भैया कॉट थीटा 2 2/3 है रूट में, उल्टा कर दो तो tan थीटा 2 बराबर 3/2 आ जाएगा। और कुछ नहीं किया है। मैं और भी चालाकी खेल सकता हूं यहां पर। कैसे? थीटा 2 बराबर साइन इनवर्स रूट में 3/, इसको ट्राइंगल बना के देखना पड़ेगा, रुको। ये है √3, ये है √2, 3 और 2 5, ये आएगा √5, ये आएगा √3/√5। ऐसा भी मैं ऑप्शन दे सकता हूं, ठीक है। बट एग्जामिनर आपको इतना ज्यादा परेशान करता नहीं है। नीट वाले बच्चों को, नीट वाले बच्चों पे थोड़ा सा रहमो करम की पड़ता रहता है, ठीक है। कर लेंगे इस सवाल को। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, इतना मैं मान सकता हूं, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है कि जिसे आप कर ना पाओ। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि इसे आप कर ना पाओ। यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहां पर दिख रहा है, कंपास नीडल कैपिटल M दिया है। एक बात और याद रखना, पता है क्या? कई बार है ना नोटेशंस ऐसे दे रखे होते हैं, लेकिन हमेशा यूनिट्स पे जरूर फोकस करना। मतलब जैसे आप देखोगे एनसीईआरटी में भी कई जगह मैग्नेटिक मोमेंट को उन्होंने म्यू लिखा है ना, तो उन चीजों पे ध्यान रखना। पॉइंटिंग ज्योग्राफिकल नॉर्थ एट अ सर्टन प्लेस, जहां पर BH इतना दिया है, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, व्हाट इज द डिक्लिनेशन ऑफ द प्लेस। बड़ा ही आसान सवाल और बड़ा ही डिफिकल्ट सवाल। ये क्या कह रहे हो सर? मतलब देखो, यदि मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं तो जनरली जानता हूं कि टाउ बराबर आता है mb sin थीटा, ठीक है। अब जब कभी भी ऐसा सवाल आए, जैसे कंपास नीडल है, तो कंपास नीडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलती है, यस और नो? चलती है या नहीं चलती है? तो यहां पर उन्होंने क्या पूछा है? डिक्लिनेशन पूछा है। और डिक्लिनेशन मतलब क्या? देखो, ज्योग्राफिकल नॉर्थ से कितना एंगल है। अब ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए कि
ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है वो क्या है, वो क्या है, वही डिक्लिनेशन होता है। तो भैया ज्योग्राफिकल नॉर्थ मतलब ये एक तरह से ज्योग्राफिक मेरिडियन की डायरेक्शन हो गई, और वहां से कितने एंगल पे है, तो हॉरिजॉन्टल देखो, ये यदि आप देखोगे तो ये यहां पर BH लगेगा, ये आपका BV लगेगा, ये आपका B नेट लगेगा, और ये जहां पर भी लग रहा है ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। यस और नो? और इससे आपका यहां पर ज्योग्राफिक मेरिडियन बना रहे हो। यस, ऐसे बना लो। सो अब यहां पर कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3 का टॉर्क, ये 40 मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो BH लिखा जाएगा, जो है 30 माइक्रो टेस्ला मतलब -6, और थीटा यहां पर निकालना है। फटाफट सॉल्व करते हैं, कुछ कटने लायक। देखो, -3 से काटोगे तो माइनस ये कटेगा, और 2 जीरो ये और काट लो, तो यहां बच रहा है 10 की पावर -1, तो ये पॉइंट इससे कट जाएगा, सीधा सब कुछ कैंसल आउट हो गया। तो 6 बराबर 4 इंटू 3 इंटू साइन थीटा, तो आपको मिल रहा है साइन थीटा बराबर 6/12 मतलब 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सवाल तो बड़ा ही आसान था, सवाल तो बड़ा ही आसान था, मतलब जो सोचेगा वो गलत करेगा, जो नहीं सोचेगा वो ऐसे ही करता। जिसको नहीं पता था कॉन्सेप्ट कि भैया ज्योग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, जो सवाल नहीं पढ़ रहा है सिर्फ डेटा डाल के सॉल्व कर रहा है, वो सही करके आएगा, और जो सोचने बैठ गया वो सवाल डेफिनेटली गलत करके आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये हमने 30 निकाला है तो 90 माइनस थीटा करके आंसर 60 निकालना है, ऐसा तो नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ऐसा, सीधा सीधा आंसर है, जो आ रहा है वही आंसर है, डिक्लिनेशन का आंसर है ये। क्लियर है? यस और नो? श्योर? खत्म। डिक्लिनेशन और इंक्लिनेशन से कोई रिलेशन हमको सिखाया गया है क्या? कोई नहीं सिखाया गया, मतलब कोई मतलब ही नहीं है वहां पे। आगे बढ़ जाओ अगले सवालों की तरफ। लो भाई, सवाल देखो, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, वैसे ऐसा सवाल आपने शायद ना देखा हो, ऐसा भी हो सकता है। A thin rectangular magnet suspended freely has a period of oscillation T0. What will be the period of oscillation if the magnet broken into two halves perpendicular to length? मैग्नेट को तोड़ने के सवाल तो हमने किए, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड थियरी में पढ़ा हुआ है, इसके बारे में नहीं पढ़ा है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी किसी मैग्नेट को लटकाया जाता है तो उसका जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ I अपॉन mb, where I is the moment of inertia and m is the magnetic moment and b is the magnetic field, जो यहां पर आने वाला होता है। अब इस सवाल को करने का कोई और अलग तरीका है क्या, या कैसे इस सवाल को हम अप्रोच करेंगे? तो सबसे पहले देखो, मैं जो कर रहा हूं उस पर ध्यान दो। मैंने बोला है कि भैया जी ये मैग्नेट है जिसका मैं मास मान लेता हूं, कुछ तो मास मानना पड़ेगा, तो मैं इसे m0 ले रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखो m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, तो उसमें ये काम आने वाला है, और इसकी जो लेंथ है बेटा वो मैं मान लेता हूं 2l है। ठीक है, ओके। तो शुरुआत में उसने बोला है कि टाइम पीरियड T0 है, तो जब T0 है तो मैंने मान लिया भैया T0 बराबर आएगा 1/2 पाई, T बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L/G। सॉरी, अच्छा ये आपने देखा मैंने क्या कर रहा था अभी, आपने देखा मैंने क्या लिखा था पहले फॉर्मूले में, मैं यहां पे लिख रहा T बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L/G। ठीक है, वही है और कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार फॉर्मूला इधर उधर हो जाता है, तो T बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L/G से मैं रिकॉल कर रहा था, 2 पाई ऊपर ही आएगा, कहीं डिनोमिनेटर में तो नहीं है। फ्रीक्वेंसी वगैरह से रिलेटेड सवालों में कई बार गड़बड़ी हो सकती है। तो ये जब मैं निकालूंगा तो इसके लिए पूरी कहानी देखो, T0 को इसको I0 मान लो, इसको M0 मान लो, B से तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि B का मतलब क्या है कि आप इसे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। तो जब आप बार मैग्नेट को लटका रहे हो तो वास्तविकता में आप उसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख रहे हैं, तो वो वाला B है यहां पर, और उसमें भी बी स्पेसिफिक BH होता है, टू बी स्पेसिफिक BH होता है, BH मान के चलते हैं हम लोग। चलो, तो अब यहां पर यदि मैं देखूं तो इस मैग्नेट को बीच में से लटकाया होगा, तो जो I0 आएगा वो कितना आएगा, तो भैया I0 बराबर आएगा मास ऑफ द मैग्नेट m0, इसकी लेंथ है 2l,
अपॉन 12 या 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। तो भैया ये तो बीचों बीच से लटकाया है, वन एंड से नहीं लटकाते हैं मैग्नेट को, हमेशा बीच से लटकाते हैं। ये कॉमन सेंस हमें खुद से होना चाहिए, ये एग्जामिनर नहीं बताएगा कि कहां से लटकाया है। सर एग्जाम इसमें तो बोला ही नहीं है कि वन एंड से लटकाया है कि बीच में से लटकाया है। भैया जब फ्रीली लटकाया है मतलब वो बीचों बीच से लटकाया जाता है। तो ये आएगा अपॉन में 12। तो भैया यहां से देखो 2 दूना 4 और ये आएगा एम नॉट एल स्क्वायर बाई 3, है ना, 4 तिया 12, ये आई नॉट हो गया। और एम नॉट बताओ कितना आएगा। तो एम नॉट क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए मैं मान लेता हूं कि इसकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो एम है। क्या है, एम है। तो ये आएगा एम इंटू 2l, कितना आएगा, एम इंटू 2l। तो ये पूरा डेटा जब मैं डालता हूं तो मेरे पास में जो टी नॉट आता है वो आएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई नॉट, मतलब एम नॉट एल स्क्वायर बाई 3 होल डिवाइडेड बाई एम नॉट की जगह आएगा एम इंटू 2l और ये आएगा b। तो इस डेटा को सॉल्व करने पर हमारे पास में जो आ रहा है 2 पाई एम नॉट, एक एल से एक एल कटेगा, एल अपॉन, देखो 3 नीचे आएगा, 3 2 जा 6, यह आएगा 6 एम एल और बी। ये वाला डेटा मेरे को टी नॉट दे रहा है। ये क्लियर हुआ। 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम नॉट क्या है, मास है, एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि मैंने यहां पर पोल स्ट्रेंथ को क्या माना है, पोल स्ट्रेंथ को माना है मैंने एम। इसलिए ध्यान दें सिंबल्स मैंने किस प्रकार से यूज किए हैं। आपको मास एम नॉट अच्छा नहीं लग रहा तो आप डब्ल्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी ने रोका नहीं है। अब सवाल यह कह रहा है कि नाउ इसको तोड़ दिया गया है बीच में से, तो अब इसकी जो लेंथ बची होगी वो एल बची होगी, ना कि एल 2l। क्लियर। पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। देखो यहां पर सवाल में पढ़ना, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ द मैग्नेट ब्रोकन इनटू 2 हाफ्स परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ। ऐसे तोड़ा है, ऐसे नहीं काटा है, ऐसे काटोगे तो ये होमवर्क है आपका होमवर्क है, कैसे ऐसे आड़ा काटना है, इसको मैग्नेट को ऐसे काटना है, ये आपका होमवर्क है। चलो तो अब मैं फिर से लग जाता हूं सवाल में सॉल्व करने के लिए। तो देखो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं टी डैश बराबर आएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई डैश एम डैश और बी। तो एक एक करके एक एक चीज निकालते हैं। तो देखो मैग्नेट आधी रह गई, तो न्यू मास कितना आएगा, तो न्यू मास जो आएगा वो आएगा एम नॉट बाई 2। क्यों आधा रह गया, भाई मैग्नेट को बीच में से तोड़ दिया तो मैग्नेट आधी रह गई। अच्छा जो न्यू लेंथ बचेगी वो कितनी बचेगी आपके पास में, एल बचेगी। क्यों, आपने 2l वाली मैग्नेट को बीच में से तोड़ा है तो एल बच गया। तो अब आई डैश जो आएगा वो कितना आएगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से यदि मैं लिखूं तो एम एल स्क्वायर बाई 12, लेकिन एम आएगा एम नॉट बाई 2, लेंथ कितनी आएगी, तो ये एल स्क्वायर ही आएगी और ये 12 फॉर्मूला का है। पिछली बार के फॉर्मूले में ध्यान देखो मैंने लेंथ को 2l रख के किया था। तो अब मुझे बताओ यहां पर आंसर कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है एम नॉट एल स्क्वायर बाई 12 दूना 24। तो आई डैश मिल गया। अब कौन बच गया है, फटाफट बताओ कौन बच गया है, एम डैश। तो भैया एम डैश बराबर पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, और ये आएगा एल। क्लियर। चलो सो अब मैं यहां से देखता हूं तो टी डैश बराबर आएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम नॉट एल स्क्वायर बाई 24 होल डिवाइडेड बाई एम एल और ये आएगा बी। तो एल से एक एल कटेगा तो ये आंसर आएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम नॉट एल अपॉन 24 एम बी। यस और नो। देखो अब इनको क्या करना है, कंपेयर करना है। ऐसा क्यों हो रहा है यार, अच्छा यहां पर एक एल नहीं आएगा बेटा, सॉरी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बी बचेगा। ठीक है, ओके। चलो तो कंपेयर करते हैं। तो देखो टी डैश बराबर, यहां पर ध्यान से देखो 2 पाई से 2 पाई मैच कर रहा है। मैं लिखूं क्या, एक बार लिख देता हूं। देखो टी नॉट बराबर है 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम नॉट एल अपॉन 6 एम बी। ठीक है,
इससे कंपेयर करेंगे तो टी डैश बराबर आएगा, पता है कितना, 6 चौका 24, मतलब 1/√4 टाइम्स टी नॉट। तो टी डैश जो आएगा वो आएगा T0/2। अगली बार यदि सवाल आता है तो समझना क्या करना है। एक होमवर्क मैं आपको दे चुका हूं, सेम सवाल है, सेम मैग्नेट है ये, और इसको आपने काटना है ऐसे। जब ऐसे काटोगे तो न्यू मास कितना आएगा मैं आपको बता के दे रहा हूं यहां पे m0/2, और नई वाली जो पोल स्ट्रेंथ आएगी, पोल स्ट्रेंथ कितनी आएगी, तो ये बेटा m/2 हो जाएगी ऐसे काटने पर। और न्यू लेंथ कितनी आएगी, तो बेटा जी न्यू लेंथ अभी भी 2l ही रहेगी। अब इसको सॉल्व करके आपको खुद से आंसर निकालना है, तो मैं आपको बता दूं टी डैश बराबर टी ही आने वाला है, ठीक है, ये आंसर है। अब आपको सवाल एग्जाम में कैसे पूछेगा समझ लीजिए। सवाल पूछेगा कि एक पतली रेक्टेंगुलर मैग्नेट है, उसको फ्रीली लटकाया गया है, उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T0 नहीं है, T0 की जगह देगा 4 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, 16 सेकंड, कुछ भी टाइम दे देगा। और फिर इस सवाल में पूछेगा यदि इसको काट दें ऐसे तो कितना आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है उस सवाल में, सीधा आंसर लगाना है आधा, सीधा आंसर लगाना है कितना, आधा। और यदि मैं इसको ऐसे काट दूं, मतलब यहां लिखा है ना परपेंडिकुलर टू लेंथ, इसकी जगह लिख दिया जाए अलोंग दी लेंथ, तो आंसर सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे पॉइंट बता रहा हूं, परपेंडिकुलर टू लेंथ काटोगे और अलोंग दी लेंथ काटोगे तो क्या क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें मैं यहां पे बता देता हूं। देखो परपेंडिकुलर टू लेंथ में क्या होता है, परपेंडिकुलर टू लेंथ काटने पे एल डैश बराबर आएगा L/2, न्यू लेंथ आधी हो जाएगी। लिखूं कैसे मैं, न्यू लेंथ हाफ, न्यू लेंथ हाफ, ठीक है। न्यू पोल स्ट्रेंथ सेम, न्यू पोल स्ट्रेंथ सेम, न्यू मास, नया मास क्या आएगा, आधा, हाफ, ठीक है। अलोंग दी लेंथ जब आप काटोगे तो भैया न्यू लेंथ सेम, नई लेंथ क्या होगी, सेम रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। नई पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, आधी, न्यू पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हाफ। और आपका नया मास क्या आएगा, मास अभी भी आधा ही होगा, ठीक है। यदि मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए कि m बराबर, मैं यहां पर आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी करवा रहा हूं लगे हाथों, m बराबर m इंटू 2l है, तो काटने के पश्चात m डैश बराबर कितना आ जाता है बताओ, m इंटू l, मतलब m/2। और यहां यदि करते हो तो m डैश बराबर m/2 इंटू 2l, सो ये आएगा ml, मतलब आएगा m/2। दोनों ही केस में मैग्नेटिक मोमेंट आधा रह रहा है, ठीक है। कर पाओगे क्या, इस पॉइंट को समझ में आया क्या, ध्यान रहेगा। पोल स्ट्रेंथ आधी करनी है कब, जब उसे आप अलोंग दी लेंथ कट कर रहे हो, और मास हमेशा आधा होगा। मास का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ रहा है, उसके बाद इसका कोई भी यूज यहां पर नहीं होने वाला है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला सवाल देखो, अ लाइटली वाउंड, टाइटली वाउंड होना चाहिए, टाइटली वाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग 4000 टर्न्स पर मीटर, मतलब स्मॉल एन दे रखा है, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, मतलब आई दे रखा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी H एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। एक बात बताओ, एक तो H निकालना है, ठीक है, ओके। तो B0 बराबर आता है μ0 Ni, तो यार ये तो सीधा सीधा आ जाएगा, कितना, 4 पाई गुणा 10 की घात -7, नंबर ऑफ टर्न्स है 4000 और करंट है 2 एम्पियर का, तो B0 बराबर आएगा कितना, आएगा जरा सॉल्व करते हैं। देखो 3 जीरो तो यहां कट जाएंगी, 4 चौका 16 दूना 32, तो ये आएगा 32 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक सवाल और पूछा गया है H, तो हम जानते हैं B0 बराबर होता है μ0 H,
ठीक है, या H बराबर होता है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, या जिसे NI भी कहते हैं, तो कितना आएगा बताओ जरा। तो H आएगा आपके पास में 4000 इंटू 2, मतलब आएगा 8000, यस, एम्पियर पर मीटर। कितना आएगा? एम्पियर पर मीटर। हो सकता है एग्जामिनर क्या करे आपसे सवाल में, सारा डेटा सेम दे दे और यूनिट पे खेल जाए। मतलब सर, अरे मतलब मैं ये कह रहा हूं भाई कि ऐसे दे दे ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 8000 है ना, 8000 एम्पियर मीटर, बी 8000 एम्पियर पर मीटर, 8000 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और डी 8000 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। या फिर चारों में अलग अलग डेटा डाल के और अलग अलग यूनिट से खेल जाए। ठीक है, जैसे यहां लिख दे 12000, यहां लिख दे 8000, यहां लिख दे 4000, यहां लिख दे 2000। सीधा कुछ नहीं करना था, सीधा ऑप्शन आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी के बारे में मैं बता रहा हूं, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ हलवा हलवा मिल जाए आपको। ठीक है, अब सवाल पढ़ो क्या हो रहा है। नाउ एन आयरन कोर rod is inserted and the magnitude I in the core is this. I याद करो, I और H एक जैसे होते हैं तो I की यूनिट भी सेम होती है। तो अब बोल रहा है फाइंड H, अब बोल रहा है फाइंड H। अब इस सवाल के अंदर में हम क्या करेंगे ये आपको बताना है। बाप रे, ये तो बड़ा ही टेढ़ा काम हो गया। I दे रखा है, इतना है, कितना 4 इंटू 10⁶, और फिर बोल रहा है फाइंड H एंड B। अब कैसे करेंगे हम लोग सवाल को? अब सवाल में करने लायक क्या है? हम कहेंगे कि देखो, व्हेन आयरन रॉड इज इंसर्टेड, आयरन रॉड इज इंसर्टेड, तो क्या होता है समझिए। मैंने आपको पढ़ाया था H इज कॉज, और H जैसा जो आया वो है I, तो I है इफेक्ट, और इन दोनों से मिलके फिर फाइनली हम B के बारे में बात करते हैं। मतलब रॉड को इंसर्ट करने के पश्चात भी H का आंसर कितना आएगा बेटा? 8000 एम्पियर पर मीटर ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड B की बात करोगे तो B बराबर आएगा म्यू नॉट H प्लस का I, तो B बराबर आएगा 4 पाई गुणा 10 की घात -7, ये है 8000, और I कितना आ रहा था बेटा आपका? 4 इंटू 10⁶। कुछ ज्यादा बड़ा डेटा नहीं हो गया? ठीक है, अब इसमें क्या तो जोड़े हैं इसको, तो 4 के पीछे 1 2 3 4 5 6 0, और 8 के पीछे 1 2 3 0, 4 0 0, 8 के पीछे 3 0। अरे क्या जुड़ रहा है? डेटा थोड़ा सा एडजस्टेबल चाहिए यहां पर। ठीक है, जो बुक में दिया है वही डेटा लिखा गया है। आप यहां पर लिख सकते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 4008 इंटू 10⁻3। कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये, -4 बचेगा। B बराबर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 32, 0 4 चौका 16 पाई इंटू 10⁻⁻4, 16032 पाई इंटू 10⁻⁻4। या फिर इसे आप पॉइंट वगैरह के फॉर्म में यदि एडजस्ट करना चाहें तो उस हिसाब से भी आंसर निकाल सकते हैं। मतलब 1 2 3 4, तो यहां पर आंसर आप लिख सकते हो 1.6032 पाई और टेस्ला। पिछली बार आंसर कितना आया था? 32 पाई इंटू 10⁻⁻4, और इस बार आंसर कितना आ रहा है? 16032 पाई इंटू 10⁻⁻4। तो एक बात बताओ, आपको नहीं लगता है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया है? बिल्कुल बेटा, जब कुछ नहीं था तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा था? 32 पाई इंटू 10⁻⁴। लेकिन जब आपने एक आयरन की रॉड को अंदर डाला है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? इंड्यूस हुआ है। और यहां पर सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? कि ये आयरन रॉड जो है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। हमने आपको क्या बताया था? 3 तरह के जो मटेरियल है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो भैया क्या होगा?
कि जब आप कोई मटेरियल को इंसर्ट करोगे तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से था H के कारण आया वो तो B नॉट है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। H क्या है? H क्या है? जो इफेक्ट आप जो आप दे रहे हो, क्या करंट देने के कारण H आ रहा है, इस H के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। लेकिन जैसे ही आपने मटेरियल डाला तो उस मटेरियल ने क्या किया, वहां के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट किया। और अफेक्ट किस प्रकार से करेगा कि वो नेट मैग्नेटिक फील्ड को या तो कम कर देगा या बढ़ा देगा। बढ़ाएगा तो थोड़ा बढ़ाएगा या ज्यादा बढ़ाएगा। इस बेसिस पर तीन तरह के मटेरियल, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डाया कम कर देंगे, पैरा थोड़ा सा बढ़ाएंगे और फेरो बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। और आयरन इज एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कारण यहां पर आप देख पा रहे हैं 32 पाई से 16,032 पाई तक आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। ये यहां पर इस सवाल का पॉइंट है। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है यहां पर। फाइंड द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द स्पेस विद इन द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज फिल्ड विद मैग्नीशियम। और ये है बेटा काई ऑफ mg बराबर 1.2 इंटू 10⁻⁵। सबसे पहले मैं इसका शॉर्ट ट्रिक से आंसर बता दूं। शॉर्ट ट्रिक से आंसर आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻3। खत्म। ये क्या था सर? ये तो हमें पता ही नहीं चला। अरे भाई कुछ नहीं करना होता है, जो ससेप्टिबिलिटी दी होती है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यदि आपसे इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है तो परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वही इसका आंसर होता है। अदरवाइज जब आप इसे करना चाहोगे तो कैसे करोगे भाई? तो करने के लिए देखो हम क्या करते हैं कि व्हेन नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है, व्हेन नथिंग इज प्रेजेंट, तो आप जो मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे वो आएगा बी नॉट बराबर म्यू नॉट एच। लेकिन व्हेन अ मटेरियल हैविंग ससेप्टिबिलिटी इज इंसर्टेड, तो क्या होगा? तो भैया बी बराबर आएगा म्यू नॉट म्यू आर एच बराबर। म्यू आर की जगह आप क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट एच। इसकी जगह लिख सकते हो 1 प्लस का काई और एच। तो बी बराबर आएगा बी नॉट टाइम्स 1 प्लस का काई। ये यहां पर बनता है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है? पर इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो भैया आप लिखोगे डेल्टा बी बराबर बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन बी इनिशियल इनटू 100। परसेंटेज है तो आपके पास में बी फाइनल आएगा बी नॉट 1 प्लस का काई माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट इंटू 100। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा बी नॉट प्लस का बी नॉट काई माइनस का बी नॉट अपॉन बी नॉट इंटू 100 बराबर है। पहले काटा पीटी करो, ये दोनों कट जाएंगे तो आपके पास में बचेगा बी नॉट काई अपॉन बी नॉट इंटू 100, मतलब काई इंटू 100। और काई का आंसर दिया है CHI काई, है ना? ये वो शिकाकाई नहीं है, नहीं तो पता लगा कई लोग शिकाकाई ढूंढ रहे होंगे, है ना? तो मैंने क्या बोला था? आंसर डायरेक्टली सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट। याद रहेगा क्या ये सवाल? बड़ा ही प्यारा सवाल है बेटा, ये बिना पेन चलाए हो जाता है। क्यों? सीधा 100 से तो मल्टीप्लाई करना है और कुछ करना ही नहीं है। अगली बार यदि ऐसा सवाल आता है तो कर लेंगे क्या? सवाल यदि पूछा जाता है कि भैया कोई ससेप्टिबिलिटी काई वाला मटेरियल यदि हमने डाला है, पिछले सवाल में देखो क्या हो रहा है और इस सवाल में फर्क देखो क्या हो रहा है। पिछले सवाल में जो हमने आयरन कोर इंसर्ट करी थी उसकी ससेप्टिबिलिटी नहीं दी थी मेरे को, दी थी क्या? नहीं। क्या दिया था? उसके कारण उसमें जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड दी थी, क्या? आई दिया था। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड दी गई थी, ना कि ससेप्टिबिलिटी। इस सवाल में अब बड़ा तो यहां पर भी है मैग्नेटिक फील्ड और इस वाले सवाल में ससेप्टिबिलिटी दी थी, तो दोनों को डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। सवाल में क्या दिया है क्लियर है? अच्छा, म्यू आर भी दे सकता है भाई, म्यू आर क्यों नहीं दे सकता? तो म्यू आर के बेसिस पे कर लो। म्यू आर से क्या करोगे? इकाई में एक कम कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सोचो, सेम सवाल, कितना डेटा था? हाँ, मैं एक नया सवाल आपके सामने बना रहा हूं। क्या सवाल बना रहा हूं?
फाइंड द चेंज परसेंटेज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड inside solenoid when a material of relative permeability relative है मतलब इसकी भी यूनिट नहीं होगी, permeability 2 into 10 to the power -4 या मैंने लिख के दिया है 2 into 10 to the power -3, कुछ भी दे दिया, मेरी मर्जी है। ये तो 2 अच्छा नहीं लग रहा, 5 ले लो। इज इंसर्टेड इनसाइड सोलेनॉइड। लो भैया, अब ये सवाल आ गया आपके सामने, अब क्या करूंगा बताओ। ससेप्टिबिलिटी में तो मैंने बोल दिया, देखो ससेप्टिबिलिटी देखो लिख के देगा, परमिएबिलिटी या ससेप्टिबिलिटी उसे लिख के देनी पड़ेगी क्योंकि इसकी यूनिट नहीं है, इससे नहीं पहचान सकते, तो उसे लिख के देना पड़ेगा कि ससेप्टिबिलिटी दे रहा है या परमिएबिलिटी दे रहा है। तो अब बताओ मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है। पहला स्टेप, व्हेन नथिंग कुछ नहीं है तो भैया बी नॉट बराबर म्यू नॉट एच। अच्छा ये एग्जामिनर खेल सकता है, पता है मैंने मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ना, वो इंटेंसिटी पे खेल सकता है, तो इंटेंसिटी पे खेलेगा तो कुछ नहीं होना भैया, एच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। अब हमने क्या करा, व्हेन मटेरियल पुट, तो अब बताओ क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे मीडियम के अंदर में, तो बी मान रहा हूं मैं, बी बराबर आएगा म्यू नॉट म्यू आर एच, तो बी बराबर ओके, तो ये आ गया यहां पर, तो बी बराबर मैं क्या लिखूंगा, म्यू आर टाइम्स बी नॉट, यस और नो। अब आपको क्या लिखना है, परसेंटेज चेंज, ये आएगा बी माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट बराबर, यहां क्या आएगा, म्यू आर बी नॉट माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट इंटू 100, बी नॉट कट जाएगा तो आंसर आएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू 100। मतलब आप क्या लिखोगे, जो भी म्यू आर का डेटा दिया है उसमें से एक को कम करो, तो यहां पे डेटा को थोड़ा सा मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने डेटा म्यू आर का बड़ा कुछ ज्यादा ही छोटा ले लिया, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मानो, ठीक है, +3, तो आंसर विल बी व्हाट, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू 100, सो ये आएगा 5000 में से एक गए 4999 इंटू 100, ठीक है, ऐसा कर लोगे, कुछ नहीं है। अच्छा म्यू आर का आंसर इतना बड़ा देगा क्या, वो नहीं देगा, ये मैंने जस्ट आपको डेटा सिमेट्री लाने के लिए कर रहा था, लेकिन वो फिर भी गड़बड़ी है। लेकिन मैं तो 5 दे दूंगा यार, 400% हो जाएगा, खत्म कहानी, क्या दिक्कत है। लो हटाओ इस 0 को, 5 दे दिया, 5 देने से क्या फर्क पड़ेगा, 5 देने से क्या फर्क पड़ेगा, 400% आंसर आ जाएगा। लो 400% मतलब 4 गुना हो गया, 4 गुना बढ़ गया है, 4 गुना बढ़ा है, ध्यान रखना, 4 गुना हुआ नहीं है, हुआ कितने गुना है, 5 गुना, हुआ कितने गुना है, हाउ मेनी टाइम्स इज द न्यू मैग्नेटिक फील्ड, 5 टाइम्स, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज्ड, 400% इंक्रीज। सवाल सुन लो इनको, परसेंटेज इंक्रीज कितना किया मैंने यहां पर, 400%, मींस नया वाला जो बी है वो है बी प्लस 400% ऑफ बी, मतलब बी प्लस का 400/100 गुणा बी, मतलब बी प्लस का 4b मतलब 5b। अरे ये तो वही है ना म्यू आर, अरे भाई बी नॉट, और फिर जब बी लिख रहे हो तो क्या लिख रहे हो, म्यू आर टाइम्स बी नॉट, तो ये तो सीधा ही आंसर था। इतने छोटे छोटे से सवाल बना सकता है। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा, हंसी आ रही होगी, अरे सर क्या हल्के हल्के से सवाल बता रहे हो, ये हल्के नहीं है, यही वो हल्के सवाल हैं जो गलती करवाएंगे। ध्यान रखना, लैंग्वेज का खेल है बाबू भैया, लैंग्वेज बदली सवाल बदला और खेल खत्म, लैंग्वेज बदली सवाल बदला खेल खत्म, थोड़ा सा चेंज और ग्रामर के साथ में खेलते हुए। अगला सवाल देखो,
कंसीडर अ बार मैग्नेट हैविंग पोल स्ट्रेंथ 4 एम्पियर मीटर, मैग्नेटिक लेंथ आर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करूं मैं? देखना, इसको एक मिनट चेक करता हूं, फाइंड क्या क्या करना है इसमें। फाइंड में है यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सिंपल सी बात है, आपको कैलकुलेट करना है आई। चलो, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई का फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। चलो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ अपॉन वॉल्यूम को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग को फील्ड को हम क्या लिखते हैं? पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बताओ, आई बराबर पोल स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है यहां पर? 4 एम्पियर मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स योर आंसर इज 4 इंटू 10 टू द पावर 4 एम्पियर पर मीटर। यूनिट पे थोड़ा सा ध्यान देना, एम्पियर पर मीटर। हालांकि अभी आपने पिछले किए हुए सवालों में आई की यूनिट वहां पर दे रखी थी सवाल में, तो आपको अभी भी याद होगी। थोड़ी देर पहले का ही सवाल था, बहुत ज्यादा पुराना सवाल वहां पर नहीं था। तो ये एक सवाल है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी इस सवाल में? ठीक है, फाइंड के आगे नहीं लिखा था, मैंने लिख दिया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड निकालनी है ना? मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब आई निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम वाला। ठीक है, चलो, खैर यहां नहीं भी दिया था, लेकिन ऑप्शंस आपको बता सकते हैं कि भैया एम्पियर पर मीटर वाला ऑप्शन है, मतलब आप आई निकालने की कोशिश करोगे। और यहां पर जो डेटा दे रखा है पोल स्ट्रेंथ, और ये इसी की तरफ इंडिकेट भी कहीं ना कहीं कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एन आइडियल solenoid having 5000 tons per meter has an aluminum core and carries a current of 4 ampere if chi। देखो, वो Z मतलब काई ही है, कई बार बुक्स में भी सिंबल छपते नहीं है। काई ऑफ एल्यूमिनियम इतनी दे रखी है। फाइंड मैग्नेटाइजेशन आई एंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो बताओ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आई चाहिए, तो आई बराबर कहां से लाएंगे? तो आई बराबर तो एम बाई वी, मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब क्या करूं मैं? तो एक काम करता हूं, इस सवाल को रहने देता हूं, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीजें पता है, और भी तो फॉर्मूले हैं ना। जैसे मान चलो यदि आपको एच निकालना होता, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, तो आप सीधा सीधा एन आई लगा सकते हो, क्योंकि अब मैं सीख के आ चुका हूं। भाई देखो, बी नॉट बराबर म्यू नॉट एच एंड बी नॉट बराबर म्यू नॉट एन आई। तो यहां से एच बराबर एन आई पता है। यदि एच पूछा होता तो नंबर ऑफ टर्न्स है यहां पर 5000, और यहां आई का मतलब बेटा करंट से होता है, तो आई को छोटा बना देता हूं तो 4। तो आप एच बड़े ही आराम से निकाल सकते हो, और ये आएगा 20,000 एम्पियर पर मीटर। यस, मैं यदि आपसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बी नॉट भी बड़े ही आराम से निकाल सकते हो, म्यू नॉट एन आई। तो बी नॉट बराबर आपके पास में आएगा 4 पाई गुणा 10 की घात -7, और ये आएगा 5000 इंटू 4। तो बी नॉट बराबर, देखो ये तो पूरा डेटा आपके पास 20,000 है, तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 20 और 1000। जीरोज को जरा कैंसल आउट करो, तो 4 जीरो यहां से चली जाएंगी, तो ये बचेगा -3। तो यहां बी नॉट बराबर आएगा 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, कोई दिक्कत? पर हमारा तो एक ही सवाल सॉल्व हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अच्छा, एक बात पता है, इसमें वन एंड वाले भी होते हैं, जो हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में सोलेनॉइड का सवाल यहां पर वन एंड पे और सेंटर पे दोनों का सवाल किया हुआ है, वैसे ही टाइप का सवाल है। अब सवाल में यहां पर फंस रहा है कि भैया आपको काई दे रखा है और मैग्नेटाइजेशन आई निकालना है,
तो बताओ कैसे करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि I बराबर होता है काई H। तो I बराबर काई कितना है 2.3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू, अब मैंने जो H निकाल के रखा है, मैंने आपको पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता था, तो उसका यूज डायरेक्टली कर लो। तो H हमारे पास में अभी है 20 और 1000। तो I बराबर देखो जरा कितनी जीरो यहां पे चली जाएंगी, 4 जीरो चली जाएंगी, तो ये -1 बचेगा। 2 टू जा 4.6 इंटू 10⁻⁻1, मतलब I बराबर आएगा 0.46 एम्पियर पर मीटर। ये यहां पर इंटेंसिटी, हां, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये यहां पर इसका आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी 0.46 निकालने में, कि हो सकती है दिक्कत, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार से दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज सेशन। ठीक है, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ में हम लोग अपने आज के सेशन को यहां पर समाप्त करते हैं। मैं जानता हूं हमारे टाइपिस्ट ने बहुत जगह पे थोड़ी सी डायग्राम छोड़ा, कहीं पे फाइंड के नीचे लिखा ही नहीं कि फाइंड क्या करना है। ओके, लेट इट भी, कोई बात नहीं, कभी हो जाता है। कई लोग बोलेंगे सर आप ही देख लेते पहले, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन बहुत अलग अलग जगह पे रखे रहते हैं और वहां से फिर उनको कलेक्ट करना रहता है। लेट इट बी, होता है ना। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सनोरीटा, लेकिन आपको जो मिलेगा उसमें सब कुछ लिखा होगा, ये यकीन मानिए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब लेक्चर की शीट आपके पास में आएगी तो वो परफेक्टली होगी। श्योर, ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए